नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ 5 की बात की शुरुआत कर रहे हैं। सीआई के 1338 करोड़ का जुर्माना लगाने का ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से गूगल को झटका लगा है। 1338 करोड़ के जुर्माने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है तो गूगल के लिए ये एक बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 1338 करोड़ के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई के आदेश के पालन की मियाद 1 हफ्ता और बढ़ाई है। कोर्ट ने एनसीएलएटी के पास मामले को फिर से भेजा है। हमारे साथ आशीष भार्गव हैं, मेरे सहयोगी, इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में और जानकारी देने के लिए। आशीष, आपसे जानना चाहूंगी, एक तो गूगल के लिए बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन ये इस वक्त जो ये बड़ी खबर आ रही है इसका एक बैकग्राउंड भी कि यह मामला क्या था, गूगल के लिए कितना बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है? देखिए, गूगल यहाँ पर आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो इसलिए आया था क्योंकि 4 जनवरी को एनसीएलएटी जो है ट्रिब्यूनल जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसने सीसीआई का एक आदेश आया था अक्टूबर में, और उस पर अब बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति जो गूगल की है एंड्रॉयड ऐप के जरिए, वो उसमें उसका अनुचित तौर पर फायदा उठाने के लिए 1338 करोड़ करीब रुपए का जुर्माना लगाया था और कहा था ये जुर्माना उसको देना पड़ेगा। तो उसने अपने एंड्रॉयड इंक पर बाजार में के तौर पर उसने फायदा उठाया है और ये पैसा उसे देना पड़ेगा। सीसीआई के इस आदेश को चुनौती दी थी एनसीएलएटी ने, लेकिन एनसीएलएटी ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि आप 19 जनवरी तक, 3 हफ्ते के भीतर, यानी 4 जनवरी को यह आदेश था कि आप 19 जनवरी तक 10% जो है 1338 करोड़ का, जो करीब 130 करोड़ से ज्यादा हुआ, वो जमा कराइए और इसके बाद अपील पर अप्रैल में सुनवाई करेंगे। लेकिन गूगल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा था कि ये बिल्कुल गलत आदेश है, जो फैसले पर रोक होनी चाहिए और अपील पर मेरिट पर सुनवाई हो, लेकिन वो फिलहाल जो सीसीआई का आदेश है उस पर रोक लगा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल भी सुनवाई की थोड़ी सी, आज पूरा दिन ये सुनवाई चली है और सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई के बाद ये कहा है कि मेरिट पर इसका फैसला होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एनसीएलएटी इस मामले की सुनवाई कर रहा है इसलिए वो इस पर दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की मांग को ठुकरा दिया और जो सीसीआई का आदेश था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ एनसीएलएटी के आदेश पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें 19 जनवरी तक 10% जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि क्योंकि वो मियाद आज ही खत्म हो रही थी, इसलिए 1 हफ्ते का और समय बढ़ा दिया, यानी एक हफ्ते के भीतर करीब 133 करोड़ रुपए जमा कराने पड़ेंगे जुर्माने के 10%। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी को कहा है कि इस अपील पर वो जल्द फैसला करे, मेरिट पर फैसला करे और 31 मार्च तक इस मामले का निपटारा कर दे। तो कहीं ना कहीं गूगल के लिए इसलिए ये झटका है कि गूगल यहाँ पर स्टैंड लिए हुए था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार भी आई थी जिसने ये कहा था कि गूगल के 2 दोहरे मानदंड है गूगल के पास, एक यूरोप के लिए और एक भारत के लिए। यूरोप में उसने ऐसे ही मामले में 4 बिलियन का जुर्माना भरा था, लेकिन यहाँ पर वो जुर्माने का विरोध कर रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था क्या आप यूरोप की तरह नीति यहाँ पर रखेंगे, तो वो बात अब नहीं रही और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि मेरिट पर यह फैसला नहीं हुआ है, एनसीएलएटी को फैसला ये करना है कि क्या वास्तव में गूगल ने एंड्रॉयड इंक के जरिए बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का अनुचित लाभ उठाया है। ये सब तय करने का काम एनसीएलएटी करेगा, इसलिए वो किसी भी तरह की यहाँ पर टिप्पणी इस केस में नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा गूगल के लिए झटका है और एनसीएलएटी में ही अब सुनवाई आगे होगी। जी, जो आपने कहा कि दोहरा मापदंड गूगल अपना रहा था, ऐसा कहा गया है, तो गूगल के ऊपर यहाँ पर किस किस तरह के आरोप हैं? आशीष, इसको थोड़ा साफ करने की जरूरत है। सीसीआई का क्या इसमें कहना था, सीसीआई का क्या रोल है यहाँ पे, ये सब चीजें जरा हमें समझाएं। जी देखिए, यहाँ पर गूगल की सहायक कंपनी है ये, इसका एंड्रॉयड इंक। इसमें जो स्मार्टफोन सारे हैं उसमें 97% जो है स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रदान करती है वो एंड्रॉयड इंक करती है भारत में, और ये भारत इसके लिए बहुत बड़ा बाजार है। तो यहाँ पर सीसीआई का ये कहना था कि अक्टूबर में इसने फैसला दिया था कि जो प्रमुख स्थिति इसकी अपनी है उसका लाभ गूगल की इस कंपनी ने उठाया है एंड्रॉयड का, जिस तरह से वो एंड्रॉयड इंक के जरिए जो
अपने ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, उसमें पैसे कमाते हैं, उस कंपनी को पास पैसा जाता है, उसके जरिए इसने प्रमुख स्थिति का फायदा उठाया है। बाजार में अनुचित लाभ उसको मिला है, इसलिए उस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो यहाँ केंद्र सरकार ये दलील दे रही थी कि गूगल यहाँ इस जुर्माने का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि उस पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन ऐसे ही केस में जहां पर उस पर जुर्माना यूरोप में लगाया गया था तो उसने 4 बिलियन यूरो का जुर्माना वहां पर भरा था। तो ऐसे में ये बड़ी बात है जहां पर गूगल कुछ और कह रहा है और केंद्र सरकार भी इस मामले में सीसीआई के साथ खड़ी है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मेरिट पे हमने इस बात पर अभी नहीं सुना है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे और रोक भी नहीं लगाएंगे। हमें नहीं लगता कि फिलहाल स्टे करने की जरूरत है। तो 10% गूगल जमा करा दें एनसीएलटी में, एक हफ्ते का वक्त दे दिया है और इसके बाद वो एनसीएलटी इस पर सुनवाई करेगा। हालांकि कहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई करके 31 मार्च तक इसका फैसला पूरा कर दिया जाए। जी, धन्यवाद आपका आशीष। ये गूगल बनाम सीसीआई का जो मामला है उसमें अभी गूगल को एक तरह से झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। किसी तरह की कोई रिलीफ, कोई राहत नहीं मिली है। गूगल को जुर्माने की राशि का 10% देने की जो मियाद है वो उसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन जो कुल जुर्माना है उस पर रोक नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरह से एक झटका लगा है यहाँ पर गूगल को। और अब इसके ऊपर देखना होगा कि जो वो आरोप लग रहे हैं कि 2 स्टैंडर्ड्स हैं गूगल के, उस पर फैसला क्या आता है, यूरोप के लिए कुछ, भारत के लिए कुछ, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो उसके ऊपर किस तरह से अब फैसला आता है, ये गूगल बनाम सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मामला है। और इसके ऊपर अभी जो 1338 करोड़ के जुर्माने का मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। तो गूगल के लिए ये एक बड़ा झटका है। और 5 की बात में हमारा आज का फोकस, सरकार भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने परिसर खोलने की इजाजत देने जा रही है। यूजीसी ने इस सिलसिले में एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है। इसके मुताबिक विदेशी विश्वविद्यालय यूजीसी की इजाजत से अपने परिसर यहां शुरू कर सकेंगे। वो अपने मनचाहे कोर्स पढ़ा सकेंगे, हालांकि वो ऑनलाइन कोर्स नहीं शुरू कर सकेंगे। फीस तय करने का पूरा अधिकार उन्हें होगा। शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार भी पूरी तरह से उनके पास होगा। शुरू में ये इजाजत 10 साल के लिए दी जाएगी। सरकार इसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग बता रही है। इत्तेफाक से ये छलांग एक ऐसे वक्त में आई है जब देश के जाने माने विश्वविद्यालय, जो पुराने यूनिवर्सिटीज हैं जैसे जेएनयू, जैसे जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तेजपुर विश्वविद्यालय, जाधवपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, ये तमाम कई संकटों से और विवादों से गुजर रहे हैं। इन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आई हुई है। इन सब के बीच अब विदेशी विश्वविद्यालय भी आएंगे, वो अपने कैंपस यहां खोलेंगे। सरकार का दावा है कि इससे भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सकेगी, लेकिन सरकार के इस दावे पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इनमें से एक हैं यूजीसी के पूर्व चेयरमैन सुखदेव थोराट। उन्होंने एक लेख लिखकर इसकी आलोचना की है। आज इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस लेख में उन्होंने क्या लिखा है, यह आपको इस ग्राफिक के जरिए हम दिखा रहे हैं। इस लेख में कहा गया है कि मैं इस पहल को लेकर इतना आशावादी नहीं हूं। सरकार 36 साल बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लेकर आई थी। उसके लक्ष्यों में हर शख्स को उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाना भी शामिल है, मगर शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पर बड़ी तेज रफ्तार से फैसले लिए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा की समानता का मामला राज्यों के विश्वविद्यालयों के भरोसे छोड़ दिया गया है। विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से शिक्षा की असमानता और बढ़ेगी। अभी ही पिछड़े तबकों और समुदायों की का दाखिला जो है उसकी दर बहुत कम है। 2017-18 में सबसे कम आय वर्ग के बस 13% छात्र थे जो यूनिवर्सिटीज में थे, जबकि 16% आदिवासी, 21% एससी और 16% मुस्लिम छात्र दाखिला ले रहे थे। निजी विश्वविद्यालयों में सरकारी संस्थानों के मुकाबले काफी ज्यादा फीस है। 2017-18 में
सरकारी संस्थानों की औसत फीस 6,912 रुपए पड़ती थी, जबकि निजी संस्थानों की औसत फीस 29,834 रुपए पड़ रही थी। ये असमानता और बढ़ेगी, ये अंदेशा सुखदेव थोराट को है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुखदेव थोराट, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने लेख लिखकर कई तरह की आशंकाएं जताई हैं इस मामले में, जिसका कुछ जो हमने इसका एक कुछ मुख्य पहलू है वो हमने बताया अपने दर्शकों को। थोराट साहब, आपकी सबसे बड़ी चिंता इसमें क्या है? अगर निजी विश्वविद्यालय यहां पर जैसे खुले हैं, उसी तरह से अब विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहां पर आती हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि उनके लिए नए मौके मिलते हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहां पर आएगा। तो क्या इसे रोकना सही है? नहीं, देखिए, सवाल यह है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस यहाँ खोलने का जो रेगुलेशन आए हैं, उसमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है। उसका मतलब यह है कि हमारे जो लड़के अब बाहर जा रहे हैं उनको उसी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल हार्वर्ड होगी या कैम्ब्रिज होगी, उनके कैंपसेस खुले तो यहीं एजुकेशन देने की बात हो रही है। तो ये एक तरीका है इंटरनेशनलाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को हमारे बच्चों को एक्सेस देने का। लेकिन इसके कुछ पहलू है, वो ये है कि एक तो ठीक है कि जो लड़के यहाँ से करेंगे उनको कम कॉस्ट पे एजुकेशन मिलेगा, लेकिन दूसरा उसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी है। वो ये है कि क्योंकि फीस स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल सहूलत दे दी है उनको, उनकी फी लागू करने की, एडमिशन की मेथड की दी है। तो उससे ये होगा कि जो गरीब तबका है या वीकर सेक्शन है, मेरिटोरियस है, उनको एडमिशन मिल सकती है, उनकी प्रॉब्लम होगी एक्सेस की। और इंडियन गवर्नमेंट तो उसमें कुछ फैसिलिटी और सब्सिडी दे नहीं पाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपसेस को पूरा अधिकार होगा। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए, एक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन दूसरे भी तरीके हैं जो मैंने लिखा है अपने इसमें कि इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन आप कोलैबोरेशन कर लीजिए। उसमें ड्यूअल डिग्री हो सकती है, जॉइंट डिग्री हो सकती है, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, क्रेडिट फॉर आप ला सकते हैं वहां से। उसके रेगुलेशन पहले ही यूजीसी ने बनाए हैं, ड्यूअल डिग्री, जॉइंट डिग्री, ट्यूनिंग के। तो मेरा ख्याल है वो तरीका जो है वो और अच्छा है। उसमें क्या, उसके दो एडवांटेज है। एक तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, हमारी जो संस्थाएं है, उनके सिलेबस उनके बेसिस पे होंगे जिसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हार्वर्ड, टीचर भी आएंगे, पेडागॉजी पढ़ाने की स्थिति ये भी आ जाएंगी। तो उससे हमारे इंटरनल इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। और यदि वो जो कांटेक्ट है वो खत्म भी हो जाए तो हमारी इंस्टीट्यूशंस है सशक्त हो जाएगी। और ये एग्जांपल हम भूल जाते हैं कि आज हमारी सबसे वर्ल्ड फेमस जो इंस्टीट्यूट है, आईआईटीज है, आईआईएम है, तो ये जब 70s में हुई तो इनके साथ यूएसए, जब रशिया और जर्मनी, इनकी बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेशन थे। और किसको पता भी नहीं है कि आईआईएम अहमदाबाद के साथ बाहर की संस्थाओं ने कोलैबोरेशन किया और उनको उसी तरह बनाया जो आज उनके हैं। तो मुझे लगता है वो तरीका और अच्छा है, जिससे बच्चों को भी एक्सेस मिलेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज कर सकती है बच्चों को फीस वगैरह देने की, सब्सिडी देने की, और हमारे संस्था की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और एजुकेशन आगे बढ़ेगा। ये मेरी उसमें ये है। दूसरा ये है कि ये जो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा है, क्योंकि फॉरेन कैंपसेस को तो आप पूरी लिबर्टी दे रहे हैं फीस की, एडमिशन की, लेकिन हमारी जो प्राइवेट संस्था है उनके ऊपर रेगुलेशन है, उनकी फी हम रेगुलेट करते हैं, एडमिशन रेगुलेट करते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट की थ्रू होती है। तो उनको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, कुछ डिस्क्रिमिनेशन होगा और वो शायद उसमें वो कंपटीशन में पीछे पड़ जाएंगे। ये कुछ जी। थोराट साहब, एक और बात मैं आपसे, यहाँ पे आप जो बात कह रहे हैं वो सही है कि इसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिख रहा है। एक और बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो यहाँ की हमारी पुरानी जानी मानी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, मैंने जैसे जिक्र किया था जेएनयू का, बीएचयू का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जामिया का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनका नाम है, इनका एक रेप्यूटेशन है, लेकिन हाल के दिनों में बहुत तमाम तरह के विवाद और गलत वजहों से ये यूनिवर्सिटीज चर्चा में रही। अब
दूसरी यूनिवर्सिटीज इनको मजबूत करने के बजाय अगर विदेशी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो काफी हैं जहां पर फीस भी बहुत ज्यादा है, इनकी अनदेखी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी या ये हाशिए पे छूटते जाएंगी यूनिवर्सिटीज जो हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन कैंपसेस आएंगे उनको इंडियन गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं दे रही है, बल्कि उसके लिए यूजीसी अच्छा खासा फी चार्ज करेगी कुछ इनिशियल स्टेजेस में। तो इंडियन गवर्नमेंट या यूजीसी के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। लेकिन ये बात जरूरी है कि सरकार ने हमारी जो अच्छी यूनिवर्सिटी और सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज्यादा जिनके पास पैसे हैं, जो मेरिटोरियस हैं, गरीब हैं, वो तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनके पास पैसे हैं, जाहिर सी बात है कि प्रेफरेंस जो है वो विदेशी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की ओर होने लग गया है अब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं जो मुद्दा कह रहा था वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी को सरकार ने स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। देखो, ए वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ स्टूडेंट गोज टू स्टेट यूनिवर्सिटी, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलरली है उनकी हालत खराब है, तो उनको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। जहां 40-50% स्टूडेंट हमारे हैं, इवन 70% तक हमारे प्रोपोर्शन तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन बल्क ऑफ और स्टूडेंट गोज टू स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्मॉल प्रोपोर्शन गो टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IITs एंड IIM। और स्टेट यूनिवर्सिटी डिफरेंट स्टेट जो है उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, फैकल्टी का शॉर्टेज है, अब करिकुलम और PhD प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने की वहां बात नहीं है। तो आप जो पहले सही कह रहे थे कि ये जो हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, नॉट ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक JNU, इलाहाबाद या बनारस, उनको तो करना ही करना है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको फिर भी पैसा थोड़ा ठीक मिलता है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है हमारी, जहां बल्क ऑफ और स्टूडेंट गोज फॉर मास्टर एंड PhD, वहां उनकी हालत खराब है, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए जी। ये मैं जी, और एक और बात की जो कैंपसेस आएंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज की, उनको पूरा उनके अधिकार होगा कि वो अपने शिक्षक, अपनी फीस, तमाम चीजें तय करें। आपने कहा कि कोलैबोरेशन होना बेहतर तरीका इसका हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरह का प्लान है शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पर बहुत तेजी से तेज रफ्तार फैसले लिए जा रहे हैं, जो फैकल्टी है, जो शिक्षक हैं, उन पे क्या असर आप देखते हैं या स्टूडेंट्स पे भी? नहीं, उनका असर वही जो प्राइवेट सेक्टर हमारा जो कह रहा है, इसमें ये पॉसिबल है कि अच्छा टीचर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है, क्योंकि सैलरीज इन फॉरेन कैंपसेस पे ज्यादा होगी, तो हो सकता है वो वहां जाए, तो वो ये असर हो सकता है। स्टूडेंट मुझे नहीं लगता, मुझे अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि नज़मा ऐसा है कि जिस कंट्रीज में ये फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस आए हैं, चाइना है, मलेशिया है, सिंगापुर है, बहुत ज्यादा कैंपसेस आए नहीं है। देखो, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी जो है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, ये अपनी एनर्जी ज्यादा ये कैंपसेस में खर्च करने में नहीं लगाती। हाँ। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कैंपसेस आएंगे, और फॉरेन कैंपसेस कोई is a major source of giving access to our student। फिर भी बहुत सारा बड़ा तबका हमारा बाहर जाएगा ही जाएगा। जी, जिसके पास पैसे है वो डायरेक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ है, उसमें रहने के बजाय वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाएगा। आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा इसका फायदा नहीं होने वाला है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आएंगी? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेटिंग अप ऑफ कैंपसेस इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा नुकसान जो आप देख रहे हैं, चिंता, वो ये है कि असमानता और बढ़ेगी। असमानता तो क्लियर है, देखिए ना, वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी है। इफ यू टेक द स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑन द वन हैंड एंड सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी प्राइवेट ऑन द अदर हैंड, 4 या 5 गुना, एवरेज बात कर रहा हूं मैं, फीस उनकी ज्यादा है, तो उसमें गरीब बच्चों का जो शेयर है, जो मेरिटोरियस है, वो बहुत कम है। मैंने फिगर दिए हुए, ओनली 9% ऑफ द स्टूडेंट इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर फ्रॉम द लोअर इनकम ग्रुप, रेस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम द मिडिल एंड हायर इनकम ग्रुप। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक्सेस की हालत ये है, तो फॉरेन में तो सवाल ही नहीं, उसमें तो वो एक तबके के लिए वो क्रिएट होगी, जो तबका बाहर जा रहा है उसको अब हम यहाँ फैसिलिटीज दे रहे हैं। हाँ, ये कोशिश लग रही है कि एक फीस फिर भी ज्यादा होगी। एक छोटे तबके के लिए ये सुविधा है, लेकिन अब वो तबका भी यहाँ रुकेगा या वो बाहर जाना ही ज्यादा पसंद करेगा, ये देखना है। धन्यवाद आपका। जिसके पास पैसा है वो तो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थोराट साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।
थैंक यू। और इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम। आगे है कोरोना काल में छात्रों में डिजिटल डिवाइड, शिक्षा के सालाना सर्वे रिपोर्ट में जताई गई है चिंता। और एक खबर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सौरभ किरपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की अपनी सिफारिश दोहराई है और ये सिफारिश केंद्र को भेजी गई है। 2021 के बाद से ये दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम केंद्र सरकार को ये सिफारिश भेज रहा है। बुधवार को ही सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ ने कॉलेजियम की बैठक की और उसके बाद केंद्र को ये सिफारिश एक बार फिर भेजी गई है कि सौरभ किरपाल को हाई कोर्ट का जज बनाया जाए, यानी उनकी पदोन्नति हो, लेकिन इसके ऊपर आपत्ति रही है। हमारे साथ इस वक्त इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं आशीष भार्गव। कॉलेजियम ने कहा है कि किरपाल का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर खुलापन है वो जजशिप के लिए उन्हें अयोग्य बनाने का आधार नहीं है। आपको बता दें कि सौरभ किरपाल जो हैं वो ओपनली खुले तौर पर उन्होंने बताया है कि वो गे हैं, समलैंगिक हैं और इसलिए शायद उसके ऊपर इसे एक आधार बनाया जा रहा है। आशीष, बार बार ये सिफारिश आ रही है कॉलेजियम की तरफ से, मुख्य आपत्ति क्या है? कॉलेजियम ने ये कहा है कि उनका जो उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको आधार नहीं बनाया जाना चाहिए उनकी अयोग्यता के लिए। जी देखिए, यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी एक सिफारिश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने लिखी है। 3 पेज की ये सिफारिश है, दोहराई है बल्कि, और इसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजीआई हैं, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ, यानी टॉप 3 जजेस का एक कॉलेजियम होता है दिल्ली हाई कोर्ट के जज, कोई किसी भी हाई कोर्ट के जज को चुनने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पर सूत्र हमें बता रहे हैं सीजीआई ऑफिस से जुड़े कि 3-4 दिन से इस काम में कॉलेजियम लगा हुआ था। खासतौर पर सीजीआई लगातार ये देख रहे थे किस तरीके से पुख्ता तौर पर रीजनिंग के साथ केंद्र सरकार की जो आपत्तियां हैं उनका जवाब दिया जाए। केंद्र सरकार की 2 आपत्ति थी कॉलेजियम की सिफारिश में है। पहली आपत्ति ये थी कि वो खुलकर अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बोलते हैं। लॉ मिनिस्टर ने ये कहा था जब सिफारिश वापस भेजी थी कि वो जो हैं समलैंगिकों को अपराधीकरण तो हटा दिया है, लेकिन अब भी सेम सेक्स मैरिज इस देश में नहीं है। जिस तरह वो खुलकर बोलते हैं वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज उनको आपत्ति थी कि उनका पार्टनर स्विस नागरिक है जो देश के लिए खतरा हो सकता है। ये 2 बड़ी चीजें थी। तो यहां पर कॉलेजियम ने सीधे तौर पर उन दोनों चीजों का जवाब दिया है। पहली चीज ये कहा है कि देश में अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में खुलापन जो है वो किसी भी तरह किसी व्यक्ति को, सौरभ किरपाल को, जजशिप के लिए उम्मीदवारी से कमजोर नहीं करता, उनकी योग्यता को कम नहीं करता। वो न केवल योग्य हैं न बल्कि मेरिट पर है, बिल्कुल वो इसके लिए बुद्धिमता भी है। और दिल्ली हाईकोर्ट में वो आएंगे तो समावेशी और बहुत अच्छा काम वहां पर चलेगा, ये उन्होंने कहा। दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि अगर खुलापन है और ये मान्यता प्राप्त है, संविधान ने जो मान्यता दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई है उस पर आप रोक नहीं लगा सकते। ये उसके विपरीत होगा अगर आप इसको जज नहीं बनाते हैं। दूसरी अहम बात ये कही है कि स्विस पार्ट होना इससे ऐसा कोई कुछ नहीं लगता कि देश के लिए खतरा होगा, वो शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि स्विस जो है, स्विट्जरलैंड खुद भारत देश का जो एक मित्र देश है। तो ऐसे में ये दलील नहीं दी जानी चाहिए और उन्होंने एक बार सिफारिश को दोहराया है। कानूनन अब केंद्र सरकार के पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये कानून भी है आज के देश में कि अगर दूसरी बार कोई फैसला दोहराया जाए तो उसको फिर केंद्र सरकार वापस नहीं लौटा सकती और उसको वो नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। तो बहुत बड़ा कदम है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब देश को पहला समलैंगिक जज हाई कोर्ट में मिल सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सारे जवाब केंद्र सरकार को यहां पर दिए हैं। जी, एसड यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन की ताजा रिपोर्ट बताती है कि प्राथमिक शिक्षा का हाल देश में और बुरा हुआ है। बच्चों में पढ़ने की क्षमता कोविड पूर्व के दौर से नीचे गिर चुकी है। 3वीं से 5वीं तक के बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ा है। गणित के गुणा भाग में बच्चों को पहाड़ा याद करने में मुश्किल हो रही है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री में भी उनको मुश्किल हो रही है। राजस्थान में 2री कक्षा की किताबें पढ़ सकने वाले बच्चे का प्रतिशत जो है वो 20.4 से घटकर
14.2 रह गया है। 5वीं कक्षा के बच्चों में गिरावट 49.1% से घटकर 38.2% रह गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद स्कूल जाने वाली छात्राओं की संख्या बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग में 97.4% छात्राएं अब स्कूल जा रही हैं, लेकिन कुल बच्चों के स्कूल जाने के मामले में राज्य की स्थिति बेहद खराब है। हम इस वक्त भोपाल के रोशनपुरा में एक प्राइमरी स्कूल में हैं। पहले से 5वीं तक के बच्चे हैं। ये सामुदायिक भवन है यहाँ का, और यहीं पर एक कतार में पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे अभी ओलंपियाड की परीक्षा देकर के भी यहाँ पर लौटे हैं। लेकिन जैसा हम कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के लिए कुछ परेशानी की बात ये भी है कि ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ पर अब निजी स्कूलों में दाखिला ले लिया है, ऐसा ही रिपोर्ट बताती है। और एक और बात है, जो मध्य प्रदेश में लगभग 54.6% जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, और इस मामले में ये बिहार से थोड़ा सा ही बेहतर है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। और इसके अलावा गणित सीखने में बच्चे पीछे हो गए हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? ये पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है ये? ना नहीं, ये क्या लिखा है? पूरा पढ़िए। ना नपा के मान नहीं, ये ऊपर बेटा उस भाग की पहचानिए, पूरा पढ़ के बताओ। उ सा उसे। आप कौन सी कक्षा में अभी? अभी पहली में, दूसरी में? सक्षम ने मुझे अभी पहाड़ा बहुत अच्छे से सुनाया था, लेकिन अभी पहली में है। ये पहली में है, तो इन्हें हिंदी अभी पढ़ने में, पूरा वाक्य बनाने में दिक्कत आ रही है। अच्छा। भव्यांश कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट में। आपको पहाड़े याद है? कौन से? 3 का बता दो। चलो, भव्यांश 3 का पहाड़ा सुनाएगा मुझे, जल्दी बताओ। 3 हाँ। 3 अरे 3 दूनी 6 तुम पेट में रख लिया तुमने। तो अच्छा, 8वीं का पहाड़ा सुना दो, चलो। 8 × 8 8 × 16 8 × 24 8 × 8 × 8 8 × 16 8 × 24 8 × 32 8 × 5 40 8 × 48 8 × 7 56 8 × 8 64 8 × 9 72 8 × 10 80। बहुत बढ़िया। और ये क्या पढ़ रहे हो अभी आप? अच्छा, ये अंग्रेजी में क्या लिखा है, ये जरा पढ़ के सुनाओ तो, पूरा सेंटेंस। अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है पढ़ने में? कोई बात नहीं, होता है बेटा, हम लोग भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे। ये क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ पा रहे? ये वाला नहीं पढ़ पा रहे? 6 को 4 से गुणा दो तो कितना होगा? 6 को 4 से हाँ, 24। वेरी गुड। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर पे लटकाऊंगा, से सवेरे कर आऊंगा, मुझे रुई की पोनी दे दे, टकली खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। कौन थे गांधी जी? ये वाली गांधी। ये वाले गांधी जी? गांधी जी राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी, है ना, बापू। मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर वर्षा चौबे। डॉक्टर वर्षा जी, खास करके कोरोना में बच्चे आए हैं तो एक डिजिटल डिवाइड की बात हुई, क्योंकि कई सारे बच्चों के घरों पे मोबाइल नहीं था तो एक था। क्या आप इन बच्चों में कुछ परेशानी देख रही, खास करके जब कोरोना के बाद लौटे? जी हाँ, ये परेशानी तो थी, क्योंकि पूरे परिवार के बीच एक ही मोबाइल होता था। हाँ, गणित और अंग्रेजी विषयों में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इनके घर में भी इनको कोई इस तरह से समझाने वाला नहीं होता है, तो गणित अंग्रेजी में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जो बच्चे पहली में थे वो अचानक से तीसरी में आ गए हैं, तो अब उन बच्चों को हमको जो पहली की जो बेसिक दक्षताएं थी वहाँ से शुरू करना पड़ रहा है उनको पढ़ाने के लिए। तो अभी यहाँ तक लाने के लिए हमको बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। साफ तौर पर यहाँ पर शिक्षकों की भी अपनी चुनौतियाँ हैं, इन बच्चों की भी अपनी चुनौतियाँ हैं, इनके घरों में भी अपनी चुनौतियाँ रही हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आमतौर पर पिता जैसे किसी के पेंटर हैं, कोई मजदूरी करता था, काम छूटा, मोबाइल में डेटा भरवाने के पैसे नहीं थे, तो एक डिजिटल डिवाइड की भी बात आई। बावजूद इसके बच्चे, जब इन्होंने हमें सुनाया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो लगा कि सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये बच्चे इसे और आगे लेकर के जा सकते हैं। ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की और सही सहूलियतों की। कम से कम ऐसे सरकारी स्कूलों में जहां पहली से 5वीं तक के बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं, कुछ सहूलियतें बुनियादी तो मिलनी ही चाहिए, जिससे इनका भविष्य और बेहतर हो सके। भोपाल से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों को खेल मंत्रालय ने आज बातचीत के लिए बुलाया और उनसे करीब 1 घंटे तक बातचीत की, लेकिन बातचीत से पहलवान संतुष्ट नहीं है। वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के इस्तीफे और पूरे कुश्ती संघ को भंग करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मांग पूरी होने तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे। केस करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इस मांग पर अड़े हुए हैं पहलवान कि उनका फैसला जब तक नहीं होगा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और उनका कहना है कि उनके पास सबूत हैं कि बृजभूषण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए और उन्होंने गलतियां की हैं। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।